सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रद्युम्न कुमार शर्मा। साथियों, आज से हम शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों की अवधारणात्मक समझ के लिए कक्षाओं की एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज प्रथम कक्षा में हम अवधारणात्मक अध्ययन के संबंध में चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अवधारणात्मक अध्ययन अर्थात परसेप्चुअल स्टडीज के तहत आज हम अवधारणा शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम देखते हैं कि अवधारणा शब्द से क्या अर्थ निकलता है। अवधारणा या संकल्पना या संप्रत्यय, इसे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है। तो हम देखते हैं, नीचे में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए इसे देखें। इसे हम एक प्रकार की संज्ञानात्मक इकाई या मानसिक छवि या एक अमूर्त विचार कह सकते हैं। मस्तिष्क में किसी वस्तु, विषय वस्तु या तथ्य के प्रति विचार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में समग्र छवि, समग्र लक्षण या गुण या गुणों का समूह प्रकट होता है। तब हम उसे अवधारणा, संकल्पना या संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। अर्थात यदि हम संज्ञानात्मक इकाई की बात करें तो संज्ञानात्मक इकाई का तात्पर्य यह है कि हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की संज्ञान अवस्था या ज्ञान की अवस्था प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को पहचान पाते हैं, या फिर हम कहें कि मानसिक छवि का निर्माण होता है। किसी वस्तु या विषय वस्तु का छायांकन होता है, उसकी छाया बनती है और उसके आधार पर हम पहचान पाते हैं। एक अमूर्त विचार भी कह सकते हैं। अमूर्त विचार का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में उस वस्तु के प्रति कुछ थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, सोच आती है और हम उसके आधार पर उस वस्तु की पहचान कर पाते हैं। इसे हम अवधारणा कह सकते हैं। मस्तिष्क में किसी वस्तु, विषय वस्तु या तथ्य के प्रति विचार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में समग्र छवि, यदि हम किसी वस्तु के बारे में विचार करते हैं तो उसकी छाया प्रति हमारे मस्तिष्क में बनती है। उसी प्रकार समग्र लक्षण या इस वस्तु के जितने भी लक्षण हैं उन सब की छाया हमारे मस्तिष्क में बनती है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि गुणों का समूह प्रकट होता है, यानी उस वस्तु के जितने भी गुण हैं वो एक साथ प्रदर्शित होते हैं। आइए इस सेंटेंस के माध्यम से और भी हम अवधारणा को समझने का प्रयास करें। यह चेतना के माध्यम से वस्तु के शाब्दिक अर्थ को वस्तु के चित्रण के साथ संबोधन करने की प्रक्रिया है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि वस्तु के शाब्दिक अर्थ को हम वस्तु को शब्द के साथ तुलना करते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं। उसी प्रकार वस्तु का जो चित्रण हमारे मस्तिष्क में बनता है, चित्र बनता है, छाया चित्र बनता है, इन दोनों को मिला करके हम संबोधित करते हैं, उस वस्तु को संबोधित करते हैं। और यह सब किसके द्वारा होता है? यह हमारे चेतना के माध्यम से होता है। तो हम ऐसा अवधारणा के लिए समझ सकते हैं। अब इसे हम एक बहुत ही सरल उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कभी सोचते हैं कि पुस्तक के बारे में विचार करें, एक पुस्तक के बारे में हम विचार करें और पुस्तक के संबंध में हम एक समेकित परिचय कैसे प्राप्त करते हैं, उसकी कल्पना करें। तो एक समेकित का मतलब है कि सामूहिक हम किसी गुणों के बारे में कैसे सोचें, किसी वस्तु के सामूहिक गुणों के बारे में हम
एक साथ कैसे सोचें। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि हम पुस्तक के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कागज एक अवयव के रूप में उभरता है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि कागजों के प्रकार, उनके रंग, और यदि हम पुस्तक के अंदर दृष्टि डालें तो प्रिंटेड विषय वस्तु जिसमें शब्द वाक्य होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में चिन्हांकित होते हैं या छाया बनते हैं। हम पुस्तकों के एक विशेष आकार, उसकी बनावट के ऊपर भी गौर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पुस्तक का एक विशेष आकार होता है, या तो वो बड़ी होगी, छोटी होगी, मोटी होगी, चौड़ी हो सकती है। उसकी बनावट भी विशेष प्रकार की हो सकती है जिसको हम अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं। उसके स्वरूप भी होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं। अ, यदि किसी पुस्तक का हम ध्यान से देखें तो उसमें अध्याय होते हैं, और अध्यायों के अंदर पाठों का विवरण होता है, विषय वस्तु का विवरण होता है, उसमें चित्र भी होते हैं। सभी प्रकार की पुस्तकें भी हमारे मस्तिष्क में आती हैं, उसका भी विचार आता है। और सारी पुस्तकें हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक भी हो सकता है, उपन्यास है, ग्रंथ है, सांस ये सभी जो पुस्तकें हैं वो सांस्कृतिक से संबंधित हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं। इस प्रकार पुस्तक कहने से हम इतने रूपों और उनके लक्षणों की कल्पना करते हैं, और इसकी जो छाया प्रति हमारे जो मस्तिष्क में अंकित होती है उससे एक शब्द निकलता है, और वो है पुस्तक। और हम पुस्तक की अवधारणा हमको स्पष्ट हो जाती है। तो साथियों, आपने देखा कि हम इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। हम किसी वृक्ष का भी उदाहरण ले सकते हैं, और वृक्ष के बहुत सारे जो लक्षण हैं उसको सामूहिक रूप से या एकीकृत रूप से उसको शब्दों में परिवर्तित करके समझ सकते हैं। तो यही अवधारणा है। और प्रत्येक विषय वस्तु वस्तु के प्रति हमारे मस्तिष्क में अवधारणाओं का निर्माण होता है। अवधारणाओं का यदि हम गहराई से समझें, समझने का प्रयास करें, तो हम किसी वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जो शिक्षाविद हैं उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले सेरेज के अनुसार अवधारणा क्या है। अब देख रहे हैं यहाँ पर अवधारणाएं वे शब्द या संकेत होते हैं जो सिद्धांतों को शब्दावली प्रदान करते हैं और उसकी अध्ययन वस्तु को प्रकट करते हैं। तो सिद्धांत यानी हमारे मस्तिष्क में उनके विचार आते हैं और उसको हम शब्द के रूप में बदल देते हैं, और दोनों के माध्यम से हम अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। मिचेल के अनुसार यदि हम देखें, अवधारणा एक विवरणात्मक गुण है अथवा संबंध की ओर संकेत देने वाला पद है। इसी प्रकार हम श्रीमती पीवी यंग के अनुसार समझने का प्रयास करें तो उन्होंने व्यक्त किया है, तथ्यों के प्रत्येक नए वर्ग जिसे कि अन्य वर्गों से निश्चित विशेषताओं के आधार पर पृथक कर लिया गया हो, एक नाम, एक लेबल दे दिया जाता है जो संक्षेप में अवधारणा का। वास्तव में अवधारणा तथ्यों के एक वर्ग या समूह की एक संक्षिप्त परिभाषा है। तो हमने पीवी यंग के अनुसार भी अवधारणा को समझने का प्रयास किया है। फेयरचाइल्ड के अनुसार हम देखें, अवधारणाएं वे विशिष्ट मौखिक संकेत होते हैं जो वैज्ञानिक निरीक्षण एवं चिंतन के आधार पर निकाले गए सामान्यीकृत विचारों को देते हैं। जो विचार हैं जिसका सामान्यीकरण किया गया है, जिसको सरलीकरण किया गया है, ऐसे विचारों को हम शब्द से संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न शिक्षाविदों ने अवधारणा की परिभाषा बनाई है जिसको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। आइए अब हम अध्ययन करते हैं कि हम अवधारणात्मक अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण
प्रश्न है और जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अवधारणात्मक अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि इससे विषय वस्तु की गहरी समझ बनती है। विषय वस्तु की गहरी समझ का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु या विषय वस्तु या तथ्य जो हम समझना चाहते हैं उसको हम अत्यंत गहराई से समझ सकते हैं यदि हम अवधारणात्मक अध्ययन करें तो पहले पहले तो ये हम समझना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि तथ्यों की व्याख्या कर सकने की क्षमता विकसित करने हेतु, तथ्यों की व्याख्या का तात्पर्य यह है कि यदि हम किसी विषय वस्तु या वस्तु को समझ जाते हैं तो हम उसको आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्षमता हमारे में विकसित होती है। नेक्स्ट देखें, विवेचना करने हेतु हम जो तथ्य है जिसको हम अवधारणात्मक अध्ययन के द्वारा समझे हैं उसका उसको हम डिस्कशन कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, दूसरे के साथ परिचर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। उसी प्रकार तर्क शक्ति और अभिमत प्रकट करने हेतु हम विषय वस्तु के प्रति तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, अपना अभिमत यानी हमारा मत क्या है उस वस्तु के प्रति, हम उस वस्तु को कैसे समझते हैं ये भी हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से सृजन, विश्लेषण, संश्लेषण, चिंतन मनन, अनुप्रयोग, प्रयोग, अनुसंधान, सामान्यीकरण किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है कि सृजनशीलता का विकास होता है, अर्थात हम नवाचारी कार्य कर सकते हैं, हम तथ्यों से नया सृजन कर सकते हैं, नए तरीके से समझ सकते हैं, अपने तरफ से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार विश्लेषण, एनालिसिस कर सकते हैं हम अलग अलग जो तथ्य हैं उसको अलग अलग करके समझ सकते हैं, उसको हम जोड़ करके समझ सकते हैं, संश्लेषण भी कर सकते हैं, एक सारांशीकरण कर सकते हैं, ठीक है, चिंतन मनन कर सकते हैं। चिंतन मनन करने का अर्थ ये है कि हम अत्यंत गहराई से उस पर विचार कर सकते हैं और अपनी समझ को दूसरों को साझा कर सकते हैं या मजबूत बना सकते हैं। अनुप्रयोग कर सकते हैं दैनिक जीवन में, हम तथ्यों या विषयों या विषय वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, सरलीकरण किया जा सकता है। सामान्यीकरण का मतलब है कि सामान्य जनों तक उसे पहुंचाया जा सकता है उस विषय वस्तु को। इसके बाद है प्रश्न एवं उनके उत्तर की प्रकृति एवं स्वरूप ज्ञात करने में। यदि हम किसी विषय वस्तु को की अवधारणात्मक अध्ययन करते हैं तो हम उस पर उनके प्रश्नों और उनके उत्तरों की प्रकृति को समझ सकते हैं, उनके प्रकारों को समझ सकते हैं, स्वरूपों को समझ सकते हैं, रूपों को समझ सकते हैं। उसके बाद हम ये देखें कि अध्ययन के पश्चात हम स्वयं प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है कि यदि हम अवधारणात्मक अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कि उस विषय वस्तु पर या उस वस्तु पर या तथ्यों पर हम स्वयं ही प्रश्न बना सकते हैं और प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमें अन्य व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, हमें अलग से प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें अलग से उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, प्राप्त करने की या याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तो हम क्या कर सकते हैं कि अवधारणात्मक अध्ययन से पूरी तरह अपनी समझ बना सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। शिक्षा संबंधी विभिन्न विश्वविद्यालयीन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु साथियों आप विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते रहते हैं और तब तक शामिल होते रहेंगे जब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है। तो विश्वविद्यालयीन प्रश्नों के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो एक निश्चित पैटर्न में होते हैं।
उसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग पैटर्न पर आधारित होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि हम अवधारणात्मक अध्ययन करें तो चाहे विश्वविद्यालयीन परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और आसानी से प्रतियोगी परीक्षाओं या विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करें कि एक सामान्य अध्ययन और अवधारणात्मक अध्ययन में क्या अंतर होता है। यानी जब हम सामान्य रूप से लिखते पढ़ते या समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है, और यदि हम अवधारणात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या क्या घटक होते हैं। सामान्य अध्ययन की बात करें तो विषय वस्तु का सतही अध्ययन किया जाता है। हमें किसी भी विषय वस्तु या वस्तु का सुपरफिशियल कहना चाहिए सतही अध्ययन होता है, और हम केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का अध्ययन करते हैं, उसमें समझ नहीं बना पाते। लेकिन जब हम अवधारणात्मक अध्ययन की बात करते हैं तो हम उसमें एक गहरी समझ बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार जब हम सामान्य अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यह याद करने के लिए ही होता है, और याद करके या तो हम लिख देते हैं या पढ़ देते हैं या बोल देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, लेकिन उसके अर्थों से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, हम गहराई से नहीं समझे रहते। लेकिन जब हम अवधारणात्मक समझ की बात करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि समझ कर अभिव्यक्त करते हैं, किसी भी विषय वस्तु को गहराई से समझते हैं और उसके सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क में उसकी एक विशेष छवि बनती है और उसके बाद हम उसको अपने तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार सामान्य अध्ययन में अस्थायी समझ होती है और अवधारणात्मक अध्ययन में हम स्थायी समझ बना पाते हैं। अस्थायी समझ का तात्पर्य है कि हम उसको भूल सकते हैं, लेकिन इसमें भूलने का सवाल नहीं उठता है क्योंकि इसकी विशेष छवि हमारे मस्तिष्क में बन चुकी होती है। सामान्य जानकारी हेतु हम सामान्य अध्ययन करते हैं, हम केवल निश्चित समय के लिए इस प्रकार का अध्ययन करते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में प्रयोग के लिए हम अवधारणात्मक अध्ययन करते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी कर पाते हैं। इसमें चेतना का अभाव होता है, यानी हम जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं जब अध्ययन करते हैं, तब विभिन्न उनके अवयवों का अध्ययन नहीं करते हैं, जबकि इसमें हम जागृत अवस्था में अध्ययन करते हैं, चेतना युक्त होता है और हम समझकर उसको अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अवधारणा का हमारे जीवन में या अध्ययन में कितना महत्व है, और जब हम अवधारणात्मक अध्ययन करते हैं तो शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों को आसानी से समझ जाते हैं। साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों को भी आप इसे लाइक करने हेतु या शेयर करने हेतु अवश्य प्रेषित करें। और मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार का यदि वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और ताकि मैं आगे से इस प्रकार के शिक्षा संबंधी बहुत सारे वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार।